एक्ट 5 मैकबेथ। मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। मैकबेथ के अंदर से डर खत्म हो चुका है और उसे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने वाली विचेस ने उसके मन में यह भर दिया है कि उसकी मौत किसी दूसरे द्वारा, हां किसी व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। और अब वो एक कासिल, डंसनेन कासिल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और वहीं पर ही लेडी मैकबेथ रात को वॉक करती है। उसे रात को जगे रहने की बीमारी हो जाती है, बड़बड़ाने की बीमारी होती है, जबकि वो गहरी नींद में होती है। उसकी जो लेडी इन वेटिंग होती है अर्थात मेड होती है, वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर जब यह देखता है तो यह डिसाइड करता है कि यह डिजीज उसके कंट्रोल में नहीं है। My lady speaks in her sleep. This is beyond my practice. और यह डिजीज सिर्फ भगवान ही कंट्रोल कर सकता है। वो समझ जाता है कि लेडी मैकबेथ ने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसका वो रिग्रेट महसूस कर रही है और वो इसीलिए क्या कर रही है, रातों को सो नहीं पा रही है। डॉक्टर अपनी इस बात को मैकबेथ को बताता है। My lord, the Queen's disease is beyond my skill. Only God can cure her. Cure her! कि लेडी मैकबेथ ठीक नहीं है, पर मैकबेथ जोर देकर के डॉक्टर को कहता है कि तुम मेरी वाइफ को ठीक करो, उसका केयर करो। जबकि मैकबेथ इस कासल को प्रोटेक्ट करता है, फोर्टिफाई करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बर्निंग वुड, हाँ मतलब जंगल, कभी भी डंसनेन तक नहीं आ सकता। इसीलिए वो इस कासल में रहता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। उसके खास नौकर सेटन ने उसे जानकारी दी कि उसके बहुत सारे लॉर्ड्स चले गए हैं मेलकम के पास, इंग्लिश आर्मी में। और मैकबेथ इसके लिए भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। My lord, Lennox, Angus and the other lords have betrayed you. They have joined Malcolm's army. Let them come. No one can harm me. और तो और उसके जो खुद के लॉर्ड्स हैं, लेनॉक्स, एंगस, ये भी चले जाते हैं और मेलकम की साइड ज्वाइन कर जाते हैं। मेलकम कामली देश पे अटैक करने की तैयारी करता है, स्कॉटलैंड पे अटैक करने की तैयारी करता है, क्योंकि उसकी मदद के लिए स्कॉटिश लोग, हाँ वो जो मैकबेथ को टायरेंट बोलते हैं, वो उसके पक्ष में है। और बहुत सारे देश के लॉर्ड्स भी मेलकम के पक्ष में हैं और साथ में है उसके पास किंग इंग्लैंड की आर्मी। तो इस बड़ी सेना के साथ वह नहीं चाहता है कि मैकबेथ को पता चले कि कितनी बड़ी सेना उसके पास आ रही है। तो वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, Cut down branches and hide behind them. कि वो बर्निंग वुड जो जंगल होता है उसकी ब्रांचेस को कट कर दें और अपने आप को हाइड करके आगे बढ़े। और ऐसा ही सारे सोल्जर्स करते हैं। जबकि मैकबेथ के कासिल में, डंसनेन में, उसका एक मैसेंजर आता है, बताता है कि 10,000 सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अर्थात डंसनेन कासिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बर्निंग वुड अर्थात पूरा जंगल जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो कासिल से 3 मील दूर है। मैकबेथ को यकीन नहीं होता है और जब वो टेस्ट करता है, चेक करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि विचेस ने यहां उनके साथ धोखा किया है, अर्थात इक्वेशन किया है। कहा कुछ और हो कुछ और गया। मैकबेथ फिर भी तैयार रहता है कि अब मैं तो युद्ध लड़ूंगा, मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूं। वो आर्मर पहन के तैयार रहता है और तब तक एक सूचना आती है, एक तेज चीखने की आवाज आती है और सेटन जाके चेक करता है तो पता चलता है लेडी मैकबेथ की डेथ हो गई है। My lord, the Queen, my lord, is dead. Life is but a walking shadow. मैकबेथ फिर भी हार नहीं मानता है और वो एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि लाइफ इज एन टेल टोल्ड बाय एन इडियट। मतलब वो जिंदगी से निराश है और यह समझता है कि ये जिंदगी उसके लिए भी वेश है, ट्रैश है। और नतीजा क्या होता है, वो आर्मर पहन के ही बैठा रहता है कि मैं अब तो युद्ध लड़ूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। और ऐसा ही होता है। दुश्मन की सेना एकदम डंसनेन कासिल तक आ जाती है। वो कासिल में झंडे लहरा देता है कि हम युद्ध करेंगे। My lord, the Scottish army has reached the gates. Then let them come. Blow the trumpet. Hang out our banners on the outer walls. हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे। और अगर मेरे सैनिक, हमारे स्कॉटलैंड के सैनिक अगर उनके पक्ष में न गए होते तो मैं सामने से जाकर के मुकाबला करता। और इस युद्ध में मैकबेथ को अभी भी यकीन है कि उसे कोई नहीं मार सकता है। और ओल्ड सीवर्ड का बेटा यंग सीवर्ड उससे लड़ने पहुंच जाता है और मैकबेथ बड़ी आसानी से यंग सीवर्ड को मार डालता है। इधर बीच मैकडफ, जिसकी पत्नी और बच्चों को मैकबेथ ने मरवा दिया था, वो खोजते हुए, मैकबेथ की तलाश करते हुए वहां पहुंचता है और वो मैकबेथ को चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो उसके साथ लड़े। मैकबेथ क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसे विचेस की बातों पे भरोसा होता है, हाँ, कि कोई भी वुमेन बॉर्न
उसे मार नहीं सकता है। तो इसीलिए वो मैकडफ को ऐसा ही कहता है। Accept my challenge and fight me. No woman born can kill me. अब मैकडफ एक राज खोलता है, बोलता है मैं भी अनटाइमली बॉर्न हूं, अर्थात मैं एक सिजेरियन चाइल्ड हूं, समय से पहले अपनी मां के वूम्ब से पैदा हुआ हूं, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूं। फिर भी मैकबेथ सरेंडर करने से मना कर देता है और युद्ध लड़ता है मैकडफ के साथ, जिसमें मैकडफ उसकी गर्दन उखाड़ देता है। हाँ, मैकडफ उसकी गर्दन उखाड़ देता है और उसे गर्दन सहित, हाँ, उसकी गर्दन को लेके पहुंचता है मेलकम के सामने, और सारे लोग वहां बैठे होते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं और यंग सीवर्ड की मौत का बदला भी ले लेते हैं। और वहां मौजूद मेलकम, ओल्ड सीवर्ड और रॉस, ये सब आश्चर्य से डूब जाते हैं, क्योंकि वो मैकबेथ का कटा हुआ सर मैकडफ के हाथ में देखते हैं। मैकडफ ने डिक्लेयर किया कि अब हमारे स्कॉटलैंड का राजा अब मेलकम होंगे, और यहीं से युद्ध एंड। मेलकम स्पीच देते हैं और कहते हैं कि जो बुरा इन्होंने किया, मैकबेथ ने किया, उसके बुरा का फल उनको मिल चुका है, दोनों की मौत हो गई है, और मैं अब वापस अपने स्कॉटलैंड में जाकर के अपने देशवासियों का ध्यान रखूंगा, उनकी विशेष का ध्यान रखूंगा, उनका केयर करूंगा, और जितने मेरे थेन्स हैं मैं उनको अर्ल्स घोषित करता हूं, और सबको वो आमंत्रित करता है कि आप सब आए स्कॉन में, हाँ, वो प्लेस जहां पे राजा की कोरोनेशन होती है, और अपने कोरोनेशन के लिए सबको इन्वाइट करता है। तो इस तरह से मैकबेथ की मौत के साथ ये प्ले एंड, ये ट्रेजिक प्ले एंड हो जाता है। सो बाय फ्रॉम नाउ।